देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अनंतनाग इंतजामिया का बड़ा फैसला। ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग एक्टिविटीज पर रोक। सिक्योरिटी खदशात के मद्देनजर लगाई गई है रोक। मरगन टॉप, चौहर नाग, सिंथन टॉप पर लगाई गई है रोक। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अनंतनाग इंतजामिया का बड़ा फैसला। ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग एक्टिविटीज पर रोक। सिक्योरिटी खदशात के मद्देनजर लगाई गई है रोक। मरगन टॉप, चौहर नाग, सिंथन टॉप पर लगाई गई है रोक। इस वक्त की बड़ी खबर पे आपको आगाह कर रहे हैं। अनंतनाग इंतजामिया का बड़ा फैसला। ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के मद्देनजर ये रोक लगाई गई है। मजीद आपको बताते चले तो मरगन टॉप, चौहर नाग, सिंथन टॉप पर लगाई गई है रोक। मरगन टॉप, चौहर नाग, सिंथन टॉप पर बंद रहेंगे, रोक लगा दी गई है उन पर। ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग सरगर्मी पर रोक लगा दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के मद्देनजर लगाई गई है रोक। उधमपुर में आज जल शक्ति पीएचई एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जरिए अपनी मांगों को लेकर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि हुकूमत के जरिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। न तो आज तक उन्हें परमानेंट किया जा रहा है और ना ही उन्हें 6 साल से सैलरी मिली है और ना ही उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाया जा रहा है। उमर हुकूमत के जरिए उनकी मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने साफ अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा कि अगर आने वाली असेंबली में उनके मसाइल पर कोई बात नहीं की गई तो वो एक बड़ा एहतजाज करेंगे। तो बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लाठियां भी बरसाई, सब कुछ किया, बड़े बड़ी रैलियां निकली, लेकिन गवर्नमेंट, हम भी यही सोचते थे कि अब 6 महीने आज 9 महीने हो चुके हैं। तो आज तक गवर्नमेंट की वो रिपोर्ट जो थी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी जो थे अतुल डुल्लू जी, मुझे समझ नहीं आई कि चीफ सेक्रेटरी बड़ा है या चीफ मिनिस्टर बड़ा है जम्मू कश्मीर का। अगर वो बोला था उस टाइम में विद इन जो पीरियड रखा हुआ था उस टाइम में उसको रिपोर्ट जो थी उस कमेटी को देनी थी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है और इस गवर्नमेंट से विश्वास जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को पूछना और कमेटी की रिपोर्ट लेना जो है वो इस कैबिनेट का काम है, इस गवर्नमेंट का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है। जहाँ तक सवाल है कि आज तक हमें ये कहते कहते थक गए हैं। हमें बोलते हुए सही बात बताऊं कि हमें बार बार बोलते, हमें शर्म आ रही है कि हमारा एक भी मसला हल नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट में कैसे आदमी बैठे हैं शेम प्रूफ, कैसे लोग हैं समझ नहीं आती। इनको आज तक कोई शर्म ही नहीं है कि हमने कोई कमिटमेंट की है, हमने वायदा किया है, मिनिस्टरों ने प्रेस के सामने बोला है, लेकिन आज तक इन्होंने एक भी मसला हल नहीं किया, जिसका बहुत ज़्यादा इन लोगों में रोष है, बहुत परेशान है। ये क्या बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विक्रम पंछी उधमपुर से जुड़ चुके हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे उधमपुर में आज जल शक्ति पीएचई एम्प्लॉयज के हवाले से जोरदार एहतजाज किया गया है, क्या कुछ तफसीलात है? जी फरशदा, लगातार पिछले कई सालों से जल शक्ति एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते आ रही है और साफ तौर पर डिमांड्स है कि जो इतने सालों से डेली वेजर्स हैं उन्हें परमानेंट किया जाए, साथ ही साथ जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो दी जाए। और एक सबसे बड़ी डिमांड जो है वो ये है कि जो इनकी पिछले 6 साल से लगभग सैलरी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, वो सैलरी जो है वो इनको मुहैया कराया जाए। आज तक इनको सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही, जिस वजह से ये लोग काफी परेशान है और अब लगातार इसको लेकर एहतजाज कर रहे हैं। पिछले बार भी लगभग 9 महीने पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है इनकी तरफ से शुरू किया गया था, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि एक कमेटी गठित की गई और उसमें इस पूरी मामले पर जो है वो संज्ञान लिया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं और आज तक जो रिपोर्ट है कमेटी की वो नहीं आई है, जिस वजह से इन लोगों में अब रोष है कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट जो है कमेटी की वो नहीं आई और जो है इनकी मांग को लेकर ये कहना है इनका कि अगर
2 यूटीयां बनाई गई थी, जबकि लद्दाख यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दी गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं की गई? जब धारा 70 भी तोड़ दी गई तो उसके बाद भी बाकी देश का कानून जो है वो यहाँ लागू क्यों नहीं होता, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसी सबको लेकर, इनकी डिमांड्स को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार चलता आया। ये बता दूं कि ये धरना प्रदर्शन आज से नहीं, जब 2014 में अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार थी, या फिर उसके बाद एलजी प्रशासन रहा, और उसके बाद अब उमर सरकार, तो लगातार ये धरने प्रदर्शन होते आ रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से आज फिर एक बार इन्होंने चेतावनी यहाँ से दी है कि आने वाले असेंबली सेशन में अगर इनके मुद्दों को जो है वो उठाया नहीं जाता या उस पर बात नहीं की जाती तो प्रदर्शन जो है वो और तेज होंगे और ये लोग जो है आंदोलन पे चले जाएंगे। एक बात और बता दूं कि डिपार्टमेंट की हालत इस समय इतनी खस्ता है क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो नहीं है और डेली वेजेस का सारा काम चल रहा है। अगर डेली वेजेस भी काम बंद कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा और लोगों को जो जल आपूर्ति करवाई जाती है वो कैसे होगी? तो ये सोचने वाली बात होगी। अब सरकार आने वाले समय में इन मुद्दों पर बात करती है या फिर इसको लेकर जो है फिर कोई ढूल वाला रवैया जो अपनाया जाता है, और ये कर्मचारी जो है एक बार फिर सड़कों पर जरूर उतरेंगे अगर सरकार द्वारा आनाकानी दोबारा से एक बार फिर इनके मांगों को लेकर की गई। विक्रम, साथ में मुजाहिरीन की तरफ से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो बता रहे हैं कि हुकूमत के जरिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार जो है जब आंदोलन शुरू हुआ तो कश्मीर में लगभग 12,000 लोग जो थे उनको परमानेंट किया गया, जो भी जबकि जम्मू में एक भी व्यक्ति को जो है वो परमानेंट नहीं किया गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उनके साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है। और ये भेदभाव की नीति जो है वो जो है इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं अब ये साफ उन्होंने कर दिया है कि सरकार को अब उनके जो डिमांड्स है उन पर कोई ना कोई चर्चा जो है वो जरूर करनी होगी, कि इसीलिए उन्होंने समय दिया कि आने वाला जो असेंबली सेशन है उसमें जितने भी विधायक हैं, चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है, अगर वो इन मुद्दों को लेकर बात नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। और एक तरफ से बात जो है उनकी कहीं ना कहीं ये जाहिर है और जायज है कि जब विधायक बने तो कुछ दिनों के बाद ही उन द्वारा अपनी जो सैलरीज थी उनको हाइक कर दिया गया, लेकिन जो गरीब कर्मचारी काम कर रहा है उनकी 6 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है वो सैलरी उन तक नहीं पहुंचाएगी। तो ये भेदभाव जो है वो उनके साथ हो रहा है और ये भेदभाव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी को लेकर अब आंदोलन की चेतावनी जो इस मंच से साफ तौर पर दे दी गई है। वहीं पे अगर हम विक्रम बात करते हैं तो उमर हुकूमत के जरिए उनकी मांगों को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। क्या कुछ सूरत है, उसकी सूरत हाल क्या है? क्या वो रिपोर्ट अभी तक दी गई है? देखिए, इन सब डिमांड्स को लेकर जो था वो कहीं ना कहीं कमेटी, जब प्रदर्शन हुआ था तो उसके एक बड़ा आंदोलन जो जम्मू में शुरू हुआ था उसके बाद एक कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी के बाद चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जो है उनकी देखरेख में ये कमेटी जो है वो गठित की गई, और 6 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने को जो कहा गया था। लेकिन अब 6 महीने से ऊपर यानी कि 9 महीने जो है इसको हो चुके हैं कमेटी को गठित हुए, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट या किसी तरह की कोई बात जो है वो बाहर नहीं आई, जिस वजह से कर्मचारी नाराज है कि अगर 6 महीने मांगे गए उसके बाद 3 महीने और ऊपर हो गए तो अब तक भी जो है इनकी डिमांड्स पर जो फैसला है वो क्यों नहीं लिया गया? आखिर वो कमेटी क्या कर रही है? कमेटी से रिपोर्ट मांगना जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो रिपोर्ट तलब क्यों नहीं कर रहे? रिपोर्ट तलब करें और फिर जो कर्मचारियों का हक है वो उन तक पहुंचाया जाए। इन सब चीजों से वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उनके साथ सौतेला रवैया जो है वो अपना रही है, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज यहाँ से चेतावनी दी गई है और आने वाले दिनों में ये धरने प्रदर्शन जो है वो सरेआम सड़कों पर आएंगे, और ये भी उन्होंने कह दिया कि जितनी योजनाएं इन्होंने बनाई है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन है या हर घर जल, जितनी भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं को जो है ठप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की हालत जो है वो पहले ही खस्ता है। डिपार्टमेंट में कर्मचारी जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं और परमानेंट कर्मचारी नहीं है, अब सिर्फ डेली वेजेस पर काम चल रहा है, और अगर डेली वेजेस की स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो एक बार फिर कहीं ना कहीं आम जनता को जो है वो दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ेगी। विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मई 2025 में 14 साल के नाबालिग लड़के इनायत गनाई की पुरअसरार हालात में डूबने से मौत का मामला अभी तक राज बना हुआ है। इस वाक़े के बाद मुतासर के घर वालों ने इसे हादसे मानने से इनकार करते हुए कत्ल का मामला करार दिया है। परिवार का कहना है कि तहकीक की रफ्तार से वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है और कई महीनों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
परिवार ने इल्जाम लगाया है कि इस मामले में पुलिस की जानिब से जानिबदारी बरती जा रही है और जिन लोगों पर शक है उन्हें राहत दी जा रही है। घर वालों का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू, साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती और आला पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की, लेकिन अब तक उनकी कोशिशों का कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आया। परिवार ने एक बार फिर हुकूमत और आला अफसरान से अपील की है कि इस मामले में एक जामे और गैर जानिबदाराना तहकीक करवाई जाए ताकि हकीकत सामने आ सके और जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उनका कहना है कि जब तक उन्हें अपने बेटे की मौत से जुड़ा सच मालूम नहीं होता, उनकी इंसाफ की जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं 22 मई की शाम देर गए बच्चा मिसिंग हो गया और बाद में 4 दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी मिली बिना कपड़ों के। ऐसे हालात में क्या फिर आपने कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है जी हाँ, काटी है, मिसिंग रिपोर्ट पहले ही दिया था? जी, हमने उसी शाम को मिसिंग रिपोर्ट दिया था। उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च हो चुका है उसका। तो उसके बाद क्या खातिर नताइज निकले थाने से? क्या अभी तक कोई इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ली गई, तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये मर्डर किसने किया है। हमारे जहन से ये मर्डर कन्फर्म ही है। पुलिस ने अभी तक हमारे साथ इंसाफ ही नहीं हुआ। ये पता ही नहीं चल रहा है कि किसने किया है, कैसे हो गया है, अभी तक कोई पता ही नहीं इसका। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने एफआईआर दी थी, उसके बाद ये जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं दूसरे थाने जाओ या ये संगम थाने का ये मसला है, उधर जाओ, एसएसपी के पास जाओ, लेकिन कोई हल नहीं निकाल रहे हैं इसका। पीडीपी लीडर अब्दुल कयूम भट्ट ने हुकूमत की कड़ी मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत बिजली फराहमी में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि पहले सर्दियों के महीनों में बिजली की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए खास प्रोग्राम होता था, लेकिन अब ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब्दुल कयूम भट्ट ने यह भी कहा कि एलजी के टेन्योर में बिजली सप्लाई बेहतर थी, जबकि अब हालत और ख़राब हो गए हैं। अलमिया बिसाइड्स कि पावर जनरेटिंग स्टेट जम्मू कश्मीर पावर दिवान बाकियन स्टेटन पे पावर गसान। आब मज सन दरियाव तथ पे प्रोडक्शन पावर NHPC करान पावर प्रोडक्शन, तो पत्त पावर निबर पे मसल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यथ मज सोन चीफ मिनिस्टर वनकस मिनिस्टर अमिक पावर तमिस पज यह सोचुन कि अगर यम क्रूशल अवर्स या क्रूशल मंथ्स यम जन सर्दी हंद 2 रेत 3 रेत अत मज स्पेशल प्रोग्राम बनाने गवर्नमेंट की तरफ कि यह पावर कित पे रोज कंटिन्यू। अगर पावर कट इन मजबूरन पे कर मगर तथ तह शेड्यूल आसन अनशेड्यूल्ड कट्स यह बड़ अलमिया। बे मामलस मज कि अस क्या यह पावर रोजान, अस क्या ओत्र LG सरकार यम सत तम वक्त क्या वनकि खुद ज्यादा बेटर। शिवसेना UBT जम्मू कश्मीर यूनिट ने जम्मू कश्मीर को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश सरबराह मनीष सहनी की क़ियादत में पार्टी लीडर्स ने जम्मू के इंदिरा चौक, बस अड्डा, डोगरा चौक पर लगी रेडी वालों समेत मुश्तबा लोगों के आधार कार्ड और दीगर पहचान पत्रों की जांच की। बांग्लादेश या रोहिंग्या होने का शक होने और कोई पहचान पत्र ना मिलने पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी मालूमात मुतल्लिक पुलिस स्टेशन के साथ शेयर की गई। वहीं पहचान सही पाए जाने पर रेडी पटरी पर मैं भारतीय मेरा भारत महान के स्टिकर चिपकाए गए। इस मौके पर मनीष सहनी ने अपने खिताब में कहा कि टेक्निकल तौर पर बेहद हसास जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर डेरा डाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशी नाम पर कॉलोनी बसाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मुल्क और रियासत की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरे की घंटी है। मनीष सहनी ने कहा कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पूरी तरह निकाले जाने तक ये मुहिम जारी रहेगी। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों से जो मुक्त करने का हमने संकल्प लिया था, उसी संकल्प के तहत आज शिव सैनिक जो है वो सड़कों पर हैं। हम एक अभियान का आगाज किया है
मैं भारतीय मेरा भारत महान, यानी इस अभियान के तहत हम जम्मू के विभिन्न इलाकों के अंदर जाकर बस अड्डा, जीवल चौक, साइंस कॉलेज के आसपास तमाम संदिग्ध लोगों की जो है पहचान करेंगे। वहाँ जो रेडी फड़ी वाले हमें जानकारियां मिली है कि वो जो है अधिकांश रूप से वहाँ के बाहर के लोग हैं, अवैध उसमें कई बांग्लादेशी हैं, अवैध रूप से रह रहे यहाँ पर रोहिंग्या हैं। देखिए उनकी वेरिफिकेशन मांगी जाएगी, उनसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, बिल्कुल नरमी के साथ कानून के दायरे में रहते हुए जो लोग हमारे तरफ से सही पाए जाएंगे उन पर जो है ये स्टिकर उनको थमा दिया जाएगा, और जो भी संदिग्ध पाया जाएगा उसके लिए जो है संबंधित पुलिस थाना से जो है संपर्क कर उसकी पूरी जानकारी जो है पुलिस विभाग के साथ साझी की जाएगी। तो मालूम है कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि रोहिंग्या अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, जो अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एनएसजी कमांडोज के जरिए हीरानगर थाने में एंटी फिदायीन मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी दहशतगर्दाना हमले की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिदायीन हमले जैसा हालात की प्रैक्टिस करते हुए इलाके की घेराबंदी, मुश्तबा की पहचान, जख्मियों की महफूज रेस्क्यू और फौरी कार्रवाई के अमल का मुजाहरा किया। ड्रिल के दौरान थाना और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी सख्त थी। आज का ये एक हमने मॉक ड्रिल करवाया है अपनी विंटर स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमारी जो एसओजी टीम्स हैं उनको एनएसजी की टीम्स के साथ मिलके एक एंटी फिदाइन सिनारियो यहाँ पे क्रिएट किया गया, जिसमें हॉस्टेज सिचुएशन को एक सिनारियो की तरह डेवलप किया गया, और उनके साथ मिलके और हमारी एसओजी टीम और एनएसजी की हिट टीम्स जो हैं उनके साथ मिलके इस पूरी मॉक ड्रिल को करवाया गया। बेसिक इसका पर्पस ये था कि हमारी टीम्स एनएसजी के प्रोटोकॉल्स और उनसे सीखें और हम एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बेहतर डेवलप हो, और एक तरह से मॉक के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी हम अपनी टीम्स की साथ में करवा सकें। हम इस समय हीरानगर पुलिस थाने के अंदर हैं और यहाँ पर एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के साथ साथ एनएसजी की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं, और ये दर्शाया जा रहा है कि कुछ आतंकी जो हैं वो हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद उनका किस तरह से मुकाबला किया जा रहा है ये इस मॉक ड्रिल में पूरा दर्शाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो पूरा यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि हीरानगर सब डिवीजन वही इलाका है जहाँ पर ठीक 9 महीने पहले सन्याल इलाके में आतंकी यहाँ घुसे थे, सीमा पार से घुसपैठ कर यहाँ घुस गए थे, और उसके बाद यहाँ पर आतंकियों को हमारे बहादुर जवानों ने मौत के घाट उतारा था। और इस तरह से आपको हीरानगर थाने की अगर बात की जाए तो हीरानगर थाने में पहले भी इस तरह के एनकाउंटर्स जो हैं वो हो चुके हैं, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से चौकस रहते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंदर एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की जा रही है, और इसका मकसद साफ साफ है कि किस तरह से आपसी जो तालमेल है वो सुरक्षा बलों का यहाँ पर रहे। तो उसको लेकर वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरह से जब भी कोई आतंकी गतिविधि होती है तो किस तरह से उस पर तीव्र एक्शन लिया जाए। और इस ओर की तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा पाए, देख सकते हैं एनएसजी की टीमें जो हैं एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल को अंजाम दे रही हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ा एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल जो है वो हीरानगर पुलिस थाने के अंदर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एनएसजी कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से मौसम है और इस मौसम में कहीं ना कहीं हमने देखा कि पहले भी आतंकी जो है वो धुंध का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं घुसपैठ करने में कामयाब रहते हैं। तो उसको लेकर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से चौकस हैं। अगर किसी तरह से आतंकी किसी तरह का सहारा लेकर घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसको लेकर इस तरह की ड्रिल्स का आयोजन किया जा रहा है कि समय पर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाए और जहां भी आतंकी घुसे हों उनको समय पर मार गिराया जाए। हीरानगर पुलिस स्टेशन से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए।
नए साल के आगाज के साथ ही रियासी जिला में चेनाब दरिया के राफ्टिंग प्लेस पर सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाह कुदरती खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। रियासी हाईवे से होते हुए चेनाब दरिया तक पहुंचने वाले सयाह रोमांचक राफ्टिंग का खूब लुत्फ उठा रहे हैं और इससे बेहद यादगार और रोमांच से भरपूर तजुर्बा बता रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी और शिव कोरी के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं अकीदतमंदों ने भी बरादरी इलाके के पास रुक कर चेनाब दरिया में राफ्टिंग का लुत्फ उठाया, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ दिलचस्प हो गई है। सयाहों ने अपने सफ़र को शानदार और यादगार बताया। खुशगवार मौसम और माहौल में लोग अपने सफ़र को यादगार बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मकामी लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई सयाहों की तादाद ने रियासी को एक उभरता हुआ तारीखी टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो रास्ते में ये राफ्टिंग पॉइंट दिखा तो यहाँ रुक के हम लोग राफ्टिंग करने के लिए रुके। हाँ, अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे और बहुत ही इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने। और हम जो लोग आए नहीं उनसे कहना चाहते हैं वो सब लोग आए, एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा लगा। वो बिल्कुल सही कहा है भाई, जम्मू कश्मीर स्वर्ग है और माता रानी का शहर जो कट रहा है वो तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जन्नत है भाई, जन्नत। भाई मेरा प्लान था कि न्यू ईयर पे वैष्णो देवी चलना है, तो हम लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करी। 1 तारीख को हम लोगों ने फिर प्लान बनाया शिवखोड़ी का। मुझे आइडिया नहीं था बीच में ये राफ्टिंग भी मिलती है, तो भाई हम लोग आए, राफ्टिंग मैंने मतलब कि मुझे ये भी नहीं पता था भाई ये पीछे चिनाब रिवर है। जो मेरे को गाइड कर रहा था, राफ्टिंग करवा रहा था, उसने मेरे को ये बताया कि ये चिनाब रिवर है, ये जा रही है सीधी पाकिस्तान। भाई बहुत खुश हूँ। हम हैं 6 बंदे, भाई बहुत मजा आया राफ्टिंग में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंजी केला गांव में मकामी लोगों ने उस वक्त बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया जब उन्हें गांव के पास एक तेंदुए का बच्चा नजर आया। गांव वालों ने बिना कोई नुकसान पहुंचाए तेंदुए के बच्चे को महफूज तरीके से पकड़ा और फौरन इसकी खबर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दी। डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लिया। गाँव वालों के इस कदम की सराहना की जा रही है क्योंकि उनकी सतर्कता और समझदारी से न सिर्फ किसी अनहोनी को टाला जा का बल्कि वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज़ की बेहतरीन मिसाल भी पेश की गई। बड़गाम जिला जो कश्मीर वादी का सेंट्रल इलाका है 1979 में एक जिले के तौर पर वजूद में आया। ये जिला कश्मीर वादी के सबसे बड़े और अहम जिलों में से एक है। पहले इस जिले को दादा मरी बाग के नाम से जाना जाता था। बड़गाम जिले की बुनियाद आगा सईद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी और उनका नाम आज भी जिले के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर रखा गया है। आगा सईद यूसुफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम ये जिला रेलवे के लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि यहाँ शुमाली रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मौजूद है जहाँ ट्रेनों की देखरेख और हर किस्म के मेंटेनेंस का काम होता है। इसके अलावा बड़गाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वाक़या है जिससे यहाँ के हजारों लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बड़गाम टूरिज्म के नुक्ता नज़र से भी बहुत खास है। यहाँ दूध पथरी, तोसे मैदान, यूसमर्ग, नीलनाग और सुखनाग जैसी खूबसूरत और तारीखी जगह मौजूद है जो दुनिया भर से सयाहों को अट्रैक्ट करती है। लोग इन मकामात पर आकर कश्मीर की नेचुरल खूबसूरती का भरपूर मजा लेते हैं। सबसे बड़ी जो पहला असासा है वो दौद पथरी है। दौद पथरी दुनिया के उस नक्शे पर है, दौद पथरी उस दुनिया के हर एक कोने में उस नक्शे पर है जिनकी नजर दुनिया के बड़े बड़े जो रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर रियायती लोग उनकी नजर वो यही देखते हैं, यही नक्शा कि कब हम दौद पथरी को देने के लिए आएंगे। और दूसरा जो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब ये लोग पहुंचते हैं या हम जाते हैं दिल खुश हो जाता है। बड़ी बड़ी जो रियायती चाहे वो वजीर आजम को आना था, प्रेसिडेंट को या बैरून मुल्क के जो लोग आए थे, जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं सबसे बड़ा असासा बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के लिए यही है। जब उनकी नजर उन पर पड़ती है तो उनका दिल बेचैन होता है। और तीसरा जो सखनाग का दरिया है या शायरी गंगा का दरिया है या दूध गंगा का दरिया है, इसको ऐसे ही नाम रखिए, ऐसे असासी है। बड़गाम 1979 में बड़गाम को जिला घोषित किया गया। 1979 तक अगर हम बात करेंगे बड़गाम को देदमरी बाग के नाम से भी जाना जाता था। और कश्मीरी में अगर देखा जाए बड़गाम का मतलब है बड़ा गांव। तो
जिला बनने के बाद बड़गाम में काफी असासे पैदा किए गए, बनाए गए, जिसमें अगर बात की जाए नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बड़गाम में बनाया गया, जहां पर मेंटेनेंस तमाम रेलों की होती है। और बड़गाम का ये रेलवे स्टेशन सेंट्रली लोकेटेड रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहां पर तमाम कार्रवाइयां अंजाम दी जाती हैं। साथ साथ में बात करेंगे आगा सैयद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़गाम के लिए काफी काम किया है और बड़गाम को उन्होंने ही फाउंड किया है। और ये कहा जाता है कि आगा सैयद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़गाम के फलाह व बहबूद के लिए काफी काम किया है, तभी जो है उनके नाम से यहाँ पर एक जिला अस्पताल चल रहा है जिसका नाम आगा सैयद यूसुफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। साथ साथ में बड़गाम की बात की जाए, बड़गाम में कुदरती हुस्न से मालामाल दूध पथरी, तोसम मैदान, यूसमर्ग, नीलनाग और सुखनाग जैसे वाटरफॉल्स हैं। दूध पथरी पूरे दुनिया में मशहूर है और सयाहत के लिए इस जगह को जाना जाता है। वही तोसम मैदान और यूसमर्ग की बात करेंगे, समर में ट्रैकर्स के लिए जन्नत की जगह मानी जाती हैं और ट्रैकर्स यहाँ शौक से आते हैं। बड़गाम की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है जो हुमामा में लोकेटेड है, जिसका नाम श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 2005 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया और बड़गाम के लिए ये एक बड़ा एजाज था। साथ साथ में अगर देखा जाए फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ आज मुल्क जा रहा है, आज तमाम दुनिया जा रही है। बड़गाम में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो आला मयार का फैशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, जहां पर पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और यहां से वो डिग्रियां हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बड़गाम की जब हम बात करेंगे, मजीद यहाँ पर स्पिरिचुअल श्राइन्स हैं, खासतौर पर चार शरीफ की बात करेंगे, जहां पर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का श्राइन है, जहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हर साल यहाँ पर उर्स मुबारक भी मनाया जाता है और पूरे साल यहाँ पर जो ज़ायरीन है उनका रश देखने को मिलता है। ओवरऑल जब बड़गाम की हम बात करते हैं, बड़गाम कुदरती हुस्न से माला माल है और इंतजामिया की जानिब से भी कई ऐसे असासे यहाँ पर डेवलप किए गए हैं जो ना खाली बड़गाम का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, बल्कि बड़गाम के जितने भी गाँव देहात हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये रोजगार के मौके भी फराहम करता है। मजीद क्या कुछ है बड़गाम के बारे में इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत।